चैप्टर 1 शुरू करने वाले हैं आज। और चैप्टर 1 जैसे कि टाइटल आप देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ठीक है, क्यों ज़रूरी है और कैसे काम करता है, राइट। तो आप जब ये चैप्टर पूरा पढ़ लोगे तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, what a constitution does to the society and how constitution govern the allocation of power in society and what was the way in which constitution of India was made। ठीक है, तो why do we need a constitution, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें कॉन्स्टिट्यूशन की, हम पढ़ेंगे कि क्यों पड़ती है ज़रूरत। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो हमें कुछ हमारी जो राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बॉडीड है, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्या रोल ये प्ले करता है, परफॉर्म करता है सोसाइटी के लिए, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट करता है हमारी डेली एग्जिस्टेंस के साथ। इन क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे, ये डिफ़िकल्ट नहीं है एज यू माइट थिंक। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। इमेजिन करो कि आप एक मेंबर है रीजनेबली लार्ज ग्रुप का, फिर इमेजिन करो कि ये जो ग्रुप है इसके फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेंबर जो है इस ग्रुप के वो डाइवर्स है बहुत सारे वेज में, डिफरेंट रिलीजियस एलिजियंसेस है, कुछ इसमें हिंदूज़ है और कुछ इसमें मुस्लिम्स है, कुछ क्रिश्चियंस है एंड परहैप्स प्रोफेस नो रिलीजन एट ऑल। दे आर ऑल्सो वेरीड इन मेरी डिफरेंट रेस्पेक्ट्स, परस्यू करते हैं डिफरेंट प्रोफेशंस, डिफरेंट एबिलिटीज़ है, डिफरेंट हॉबीज़ है, डिफरेंट टेस्टेस है, एवरीथिंग फ्रॉम फिल्म्स टू बुक। कुछ इसमें से रिच है और कुछ लोग यहाँ पे पुअर हैं, कुछ ओल्ड है और कुछ यंग है। इमेजिन करो फर्दर कि जो मेंबर्स है इस ग्रुप के आर लाइकली टू हैव डिस्प्यूट्स ओवर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। हाउ मच प्रॉपर्टी शुड वन बी अलाउड टू ऑन, शुड इट बी कंपल्सरी दैट कि हर एक चाइल्ड जो है उसको स्कूल भेजा जाए, या पेरेंट्स को ये अलाउ कर देना चाहिए कि वो डिसाइड करे कि उनका बच्चा पढ़ने जाए या ना जाए। हाउ मच शुड दिस ग्रुप स्पेंड ऑन इट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और शुड इट बिल्ड मोर पार्क्स इंस्टीड, शुड द ग्रुप बी अलाउड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सम ऑफ इट्स मेंबर। एवरी क्वेश्चन विल एलिसिट अ वेराइटी ऑफ आंसर फ्रॉम डिफरेंट पीपल, बट फॉर ऑल देयर डाइवर्सिटी, इसको ये जो ग्रुप है इसको एक साथ रहना है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है बहुत सारे वेज में, ये कोऑपरेशंस की भी इनको ज़रूरत पड़ती है एक दूसरे के साथ। व्हाट विल इनेबल द ग्रुप टू लिव टुगेदर पीसफुल्ली, ठीक है, क्या इनेबल करेगा जिससे ये लोग आपस में पीसफुल्ली रह लें। वन में से दैट परहैप्स जो मेंबर्स हैं इस ग्रुप के वो एक साथ रह सकते हैं अगर वो एग्री कर सकते हैं कुछ बेसिक रूल्स पे। वाई विल द ग्रुप नीड सर्टेन बेसिक रूल्स, क्यों ज़रूरत है इन बेसिक रूल्स की। आपको सोचना है कि क्या होगा अगर कुछ बेसिक रूल्स नहीं है, उनका एब्सेंस है। हर एक जो इंडिविजुअल है वो इनसिक्योर फील करेगा, क्योंकि सिंपली बिकॉज दे वुड नॉट नो व्हाट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप कुड डू टू ईच अदर, राइट। जो उनकी वो जो क्लेम है अपनी राइट्स को कैसे क्लेम करेंगे, कोई भी ग्रुप है उसको कुछ बेसिक रूल्स की ज़रूरत है जो पब्लिकली प्रोमलगेटेड हैं एंड नोन टू ऑल मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप, ताकि एक मिनिमल डिग्री जो है कोऑर्डिनेशन को वो अचीव कर सके। लेकिन जो कुछ रूल्स हैं वो उनको जानना ही ज़रूरी नहीं है बल्कि एनफोर्सेबल भी होने चाहिए। अगर सिटीज़न को इंश्योरेंस नहीं है कि दूसरे भी रूल फॉलो करेंगे तो वो ये रूल्स नहीं फॉलो करेंगे, उनके पास कोई रीज़न ही नहीं होगा इन रूल्स को फॉलो करने का, सेइंग दैट ये जो रूल्स है ये लीगली एनफोर्सेबल है, ये हमें एक एश्योरेंस देते हैं कि दूसरे लोग भी इनको फॉलो करेंगे। फॉर इफ़ दे डू नॉट डू सो दे विल बी पनिश्ड। तो पहला जो फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये है कि हमें एक सेट ऑफ बेसिक रूल्स प्रोवाइड करना है जो अलाउ करे एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। अब यहाँ पे क्या करना है कि ठीक है, इनेक्ट करना है थॉट एक्सपेरिमेंट इस सेक्शन का क्लासरूम में। हर एक जो क्लास होगी
एंटायर क्लास शुड डिस्कस एंड अराइव एट सम डिसीजंस, कि क्या होगा, हाउ वुड द क्लास रिप्रेजेंटेटिव बी चूजन। सपोज करो आपकी क्लास में एक मॉनिटर को चूज करना है, तो कैसे उसको चूज करोगे, कौन सा डिसीजन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव लेगा एंटायर क्लास के बिहाफ पे। क्या यहाँ पे कुछ डिसीजंस है जो क्लास का रिप्रेजेंटेटिव नहीं ले सकता बिना क्लास को कंसल्ट किए हुए। आप कुछ आइटम्स जो है इस लिस्ट में ऐड कर सकते हो, जैसे कलेक्शन किसका, कॉमन किटी का क्लास के लिए, ऑर्गेनाइजेशन किसका, पिकनिक का, ट्रिप्स का, कॉमन रिसोर्सेज शेयर करने का, एज लॉन्ग एज एवरीवन एग्रीज टू इट। अब आपको मेक श्योर करना है कि आप इंक्लूड करो उन सब्जेक्ट्स को that have led to any differences in the past, how to revise these decisions in case you need to। ठीक है, आपको जितने भी डिसीजंस है वो पेपर पे लिखने हैं और उनको एक नोटिस बोर्ड पे लगाना है। क्या प्रॉब्लम आप फेस करोगे, ठीक है, इन डिसीजंस को एनकाउंटर करने में, क्या यहाँ पे डिफरेंसेस थे स्टूडेंट के बीच में, आप उनको कैसे रिजॉल्व करोगे। क्या जो एंटायर क्लास है उसको इस एक्सरसाइज से कुछ मिला है। स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक बॉडी है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की। कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की, अकॉर्डिंग टू विच एक स्टेट कॉन्स्टिट्यूट होता है या फिर गवर्न होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बॉडी है। बट व्हाट शुड दीज फंडामेंटल रूल्स बी, लेकिन ये फंडामेंटल रूल्स क्या है और इनको फंडामेंटल कौन बनाता है। वेल, पहला क्वेश्चन ये है कि यू विल हैव टू डिसाइड इज हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट द लॉज गवर्निंग द सोसाइटी शुड बी। आपको डिसाइड करना है कि कौन से लॉज होने चाहिए जो एक सोसाइटी को गवर्न करे। आपको रूल एक्स चाहिए बट दूसरे लोगों को रूल वाई चाहिए, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से जो रूल्स है या प्रेफरेंसेस है वो हमें गवर्न करेंगी। आप सोच सकते हो कि जो रूल्स आप चाहते हो एवरीवन लिव बाय आर द बेस्ट, बट दूसरे लोग चाहते हैं कि जो उनके रूल्स है वो बेस्ट है, तो आप इनको डिस्प्यूट्स को कैसे रिजोल्व करोगे। सो इवन बिफोर यू डिसाइड व्हाट रूल्स शुड गवर्न दिस ग्रुप, यू हैव टू डिसाइड हु गेट्स टू डिसाइड। आपको ये भी तो डिसाइड करना है कि ये जो रूल्स हैं आपके लिए बन रहे हैं ये कौन बना रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन को एक आंसर देना है इस क्वेश्चन को। सो इट स्पेसिफाइज द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी। जो बेसिक एलोकेशन है पावर का वो कौन स्पेसिफाई करता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन। ये डिसाइड करता है कि कौन डिसाइड करेगा लॉज क्या होंगे। इन प्रिंसिपल ये जो क्वेश्चन है हु गेट्स टू डिसाइड कैन बी आंसर्ड इन मैनी वेज। इन अ मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे एक मोनार्क डिसाइड करता है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि ओल्ड सोवियत यूनियन एक सिंगल पार्टी को ही सिर्फ पावर दी गई थी डिसाइड करने की, लेकिन अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस की, ब्रॉडली स्पीकिंग यहाँ पे लोग डिसाइड करते हैं। बट ये जो मैटर है वो इतना सिंपल नहीं है, बिकॉज इवन इफ यू आंसर दैट के लोगों को डिसाइड करना है, इट विल नॉट आंसर द क्वेश्चन हाउ शुड द पीपल डिसाइड। अब ये तो हो गया कि लोगों को डिसाइड करना है, लोग कैसे डिसाइड करेंगे। अगर एक लॉ बनना है, क्या हर इंसान का इस पे एग्री होना बनता है? क्या जो लोग हैं वो डायरेक्टली वोट नहीं कर सकते हर एक मैटर पे, जैसे एंशंट ग्रीक्स में किया करते थे, या फिर पीपल जो एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपनी प्रेफरेंसेस बाय इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। बट अगर जो लोग हैं वो एक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, हाउ शुड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स बी इलेक्टेड, कैसे हम इलेक्ट करेंगे, हाउ मेनी शुड देयर बी। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर एग्जांपल ये स्पेसिफाइड है कि मोस्ट इंस्टांसेस में पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है लॉज एंड पॉलिसी डिसाइड करने की, और पार्लियामेंट इटसेल्फ बी ऑर्गेनाइज्ड इन पर्टिकुलर मैनर। बिफोर आइडेंटिफाइंग व्हाट द लॉ इन एनी गिवन सोसाइटी इज, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसको इनेक्ट करने की अथॉरिटी किसके पास है। अगर पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है लॉज को इनेक्ट करने की, तो यहाँ पे एक लॉ होना चाहिए दैट
bestow this authority on parliament. ओके, इन द फर्स्ट प्लेस ये फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये एक अथॉरिटी है जो कॉन्स्टिट्यूट करती है गवर्नमेंट को पहले प्लेस में। सेकंड फंक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये स्पेसिफाई करना है कि किसके पास पावर होगी डिसीजंस बनाने की एक सोसाइटी में। ये डिसाइड करता है कि कैसे सरकार जो है, गवर्नमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूट होगी। लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन ये क्लियरली इनफ नहीं है। सपोज आपने डिसाइड किया कि किसके पास अथॉरिटी है डिसीजंस लेने की, बट देन दिस अथॉरिटी पास्ड लॉज दैट यू थॉट वर पेटेंटली अनफेयर। इसी अथॉरिटी ने कुछ ऐसे लॉज पास करे जो अनफेयर थे। इसने प्रोहिबिट कर दिया आपको प्रैक्टिस करना आपका रिलीजन फॉर इंस्टांस, या फिर इट एन्जॉइन दैट क्लोथ्स जो है सर्टेन कलर के वो प्रोहिबिटेड थे, या फिर आप फ्री नहीं थे कुछ एक पर्टिकुलर तरह का गाना गाने के लिए, या फिर लोग जो है वो बिलोंग कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप पे, कास्ट पे या रिलीजन पे, वुड ऑलवेज हैव टू सर्व अदर्स एंड वुड नॉट बी अलाउड टू रिटेन एनी प्रॉपर्टी। या फिर जो गवर्नमेंट है वो आर्बिट्रेरीली किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, या फिर जो लोग हैं सर्टेन स्किन कलर के would be allowed to draw water from wells. You would obviously think that these laws were unjust and unfair, and even though they were passed by government. ठीक है कि ये laws unfair थे, लेकिन ये फिर भी यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं कुछ certain procedures पे based होके। There would be something obviously unjust about that government enacting these laws. तो थर्ड फंक्शन जो आया है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये है कि ये लिमिट्स सेट करता है सरकार पे भी, जो ये इम्पोज कर सकता है अपने सिटीजन्स पे। ये जो लिमिट्स है वो फंडामेंटल्स है इन सेंस में कि गवर्नमेंट इनको ट्रेसपास नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशन सरकार की पावर को भी लिमिट करता है। मोस्ट कॉमन वेज जो है जिससे लिमिट होती है पावर गवर्नमेंट की, वो स्पेसिफाई करना सर्टेन फंडामेंटल राइट्स जो हम सब सिटीजन्स के पास है और उन्हें हमारी सरकार भी हमसे नहीं ले सकती या फिर वायलेट नहीं कर सकती। तो एग्जैक्ट जो कंटेंट है और इंटरप्रिटेशन है इन राइट्स का वो कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन वेरी करता है, लेकिन मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वो प्रोटेक्ट करेंगे एक बेसिक क्लस्टर किसका, राइट्स का। सिटीजन्स प्रोटेक्टेड होंगे फ्रॉम बीइंग अरेस्टेड arbitrarily and for no reason. So this is one basic limitation upon the power of government. Citizens will normally have the right to some basic liberties जैसे freedom, speech, freedom of conscience, freedom of association, freedom to conduct a trade or business etc. In practice ये जो rights हैं वो लिमिट हो सकते हैं अगर नेशनल इमरजेंसी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है ऐसी सर्कमस्टांसेस जहाँ पे ये राइट जो है वो हमसे ले ली जाएंगी या जा सकती हैं टेम्पररी पीरियड के लिए। एस्पिरेशन है गोल्स है एक सोसाइटी का। ज़्यादातर जो ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने अपने आप को लिमिट किया है लार्जली टू एलोकेटिंग डिसीजन मेकिंग एंड पावर एंड सेटिंग सम लिमिट्स टू गवर्नमेंट पावर। लेकिन जो 20th सेंचुरी के कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे कि हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, ये फाइनेस्ट एग्जाम्पल है जो प्रोवाइड करता है एक इनेबलिंग फ्रेमवर्क गवर्नमेंट के लिए कि आप कुछ पॉजिटिव चीज़ें कर सकते हो, आप एस्पिरेशंस और गोल्स को क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो सोसाइटी के। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक पर्टिकुलरली इनोवेटिव था इस रेस्पेक्ट में। सोसाइटीज़ जहाँ पे डीप एंट्रेंस्ड इनइक्वालिटीज़ थी वेरियस काइंड्स की, will not only have to set limits on the power of government, they will also have to enable and empower the government to take positive measures to overcome forms of inequality और deprivation। जैसे कि बहुत सारी सोसाइटीज़ में, हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी थी, अनटचेबिलिटी थी, तो ये इनइक्वालिटी जो है अनटचेबिलिटी को हमें क्या करना है, ओवरकम करना है, और इसको ओवरकम करने के लिए हमने सरकार को एम्पावर कर दिया है।
फॉर एग्जाम्पल इंडिया एस्पायर्स करता है टू बी ए सोसाइटी जो फ्री है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की। अगर ये हमारी सोसाइटी का एस्पिरेशन है तो गवर्नमेंट को इनेबल करना है या एम्पावर करना है, एम्पावर होना है ताकि वो नेसेसरी स्टेप्स ले इस गोल को अचीव करने के लिए। एक अगर हम कंट्री की बात करें जैसे साउथ अफ्रीका की, जिसकी एक डीप हिस्ट्री है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, तो इसका जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इनेबल करना है गवर्नमेंट को कि आप रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर दो। मोर पॉजिटिवली कॉन्स्टिट्यूशन एनश्राइन कर सकता है एस्पिरेशंस किसके, एक सोसाइटी के जो फ्रेमर्स थे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के। फॉर एग्जांपल उन्होंने सोचा कि हर एक जो इंडिविजुअल है हमारी सोसाइटी में उसके पास क्या होना चाहिए, वो सब होना चाहिए जो एक मिनिमल डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए ज़रूरी है। मिनिमम मटेरियल वेलबींग, एजुकेशन। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इनेबल करता है सरकार को कि आप पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स लो, सम ऑफ विच आर लीगली एनफोर्सेबल। एज वी गो ऑन स्टडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी शैल फाइंड दैट इस तरह की जो इनेबलिंग है प्रोविजंस उन्होंने सपोर्ट किया है, सपोर्ट द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो प्रोविजंस है वो सेक्शन में पाए गए हैं फंडामेंटल राइट्स के। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी एंजॉइन करता है गवर्नमेंट को कि आप फुलफिल करो सर्टेन एस्पिरेशंस किसके, लोगों की। तो फोर्थ जो आपका फंक्शन हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इनेबल करता है सरकार को कि आप जो एस्पिरेशन है एक सोसाइटी के उसको फुलफिल करो और कंडीशंस ऐसी बनाओ ताकि सोसाइटी में क्या हो, न्याय हो। इनेबलिंग प्रोविजंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट ओनली रूल्स एंड रेगुलेशंस कंट्रोलिंग द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। वो सरकार को भी पावर देते हैं कि आप कलेक्टिव गुड्स जो है सोसाइटी के उसको परस्यू कर सको। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका का असाइन करता है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको, सरकार को। ये चाहता है कि सरकार कुछ ऐसे मेजर्स ले ताकि जो कंजर्वेशन है नेचर का वो हम क्या कर सके, प्रोमोट कर सके। हम कुछ एफर्ट्स बना सके लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर ग्रुप को जिनके साथ अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, या फिर वो प्रोवाइड कर सके कि गवर्नमेंट को प्रोग्रेसिवली क्या करना है, इंश्योर करना है कि सबके पास मकान हो और अच्छा हेल्थ केयर हो। इंडोनेशिया का अगर हम देखें तो गवर्नमेंट इज एंजॉइंग टू एस्टेब्लिश एंड कंडक्ट नेशनल एजुकेशन सिस्टम। इंडोनेशिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करता है कि जो पुअर और डेस्टिट्यूट बच्चे हैं वो उनको कौन देखेगी, सरकार देखेगी। फंडामेंटल आइडेंटिटी देखे लोगों की। फाइनली एंड परहैप्स इवन मोस्ट इम्पोर्टेंटली कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस करता है फंडामेंटल आइडेंटिटी किसकी, लोगों की। इसका मतलब है कि लोग एक कलेक्टिव एंटिटी है, वो दे कम इनटू बीइंग ओनली थ्रू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ बाय एग्रीइंग टू बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स अबाउट हाउ वन शुड बी गवर्न एंड हु शुड बी गवर्न, दैट वन फॉर्म्स अ कलेक्टिव आइडेंटिटी। एक इंसान के पास बहुत सारे सेट्स हो सकते हैं आइडेंटिटीज़ की दैट एग्जिस्ट प्रायर टू कॉन्स्टिट्यूशन, बट जब हम एग्री करते हैं कुछ सर्टेन बेसिक नॉर्म्स और प्रिंसिपल के साथ, हमारी सिर्फ एक ही आइडेंटिटी होती है और वो होती है पॉलिटिकल आइडेंटिटी के बेसिस पे। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन के जो नॉर्म्स है वो ओवर आर्चिंग फ्रेमवर्क विद इन विच वन परस्यू करता है इंडिविजुअल एस्पिरेशंस, गोल्स और फ्रीडम। कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटेटिव कॉन्स्टेंट को भी लगाता है, ठीक है। ये डिफाइन करता है फंडामेंटल वैल्यूज़ दैट वी मे नॉट ट्रेसपास। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक मॉरल आइडेंटिटी भी देता है। तीसरा और फाइनल जो है वो है कि ये केस हो सकता है कि बहुत सारी जो बेसिक पॉलिटिकल और मॉरल वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस के अक्रॉस शेयर हुए हैं, राइट। तो अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन पे वर्ड के राउंड तो डिफ़र करते हैं बहुत सारे रेस्पेक्ट में। गवर्नमेंट के फॉर्म में दे एंजॉइन इन मेनी प्रोसीजरल डिटेल्स, बट ये ग्रेट डील शेयर करते हैं।
ज़्यादातर जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरह की गवर्नमेंट बनाते हैं जो डेमोक्रेटिक है कुछ रेस्पेक्ट्स में। ज़्यादातर जो है उसको क्लेम करते हैं टू प्रोटेक्ट सर्टेन बेसिक राइट्स, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट है इन द वे दे एम्बॉडी कंसेप्शंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। ज़्यादातर जो नेशंस है वो अमेलगमेशन है कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस के। ये डाइवर्स ग्रुप को एक साथ व्यू करते हैं जो एक नेशन के में ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जर्मन की आइडेंटिटी है वो कॉन्स्टिट्यूट थी बाय बीइंग एथनिकली जर्मन। कॉन्स्टिट्यूशन हमारी आइडेंटिटी को एक्सप्रेशन देता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, डज नॉट मेक एथनिक आइडेंटिटी ए क्राइटेरिया फॉर सिटीजनशिप। डिफरेंट नेशन एम्बॉडी करते हैं डिफरेंट कंसेप्शंस ऑफ व्हाट द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ अ नेशन एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी। ये जो रिलेशनशिप है कॉन्स्टिट्यूट करता है नेशनल आइडेंटिटी एक कंट्री की। ठीक है, अब आपने अथॉरिटी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमने आउटलाइन किया है कुछ बेसिक कुछ फंक्शंस जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन जो परफॉर्म करता है। ये जो फंक्शन है एक्सप्लेन करते हैं कि ज़्यादातर जो सोसाइटी है उनमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होता है। लेकिन यहाँ फिर भी कुछ फर्दर क्वेश्चन है जो हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव होता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट है। बहुत सारी कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है जो कंप्राइज करता है एक नंबर ऑफ आर्टिकल्स अबाउट द स्टेट, स्पेसिफाई करता है कि कैसे स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट होना है और क्या क्या नॉर्म्स इसको फॉलो करने हैं। जब हम पूछते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कंट्री के, तो हम यूजुअली इस डॉक्यूमेंट को रेफ़र करते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जैसे यूनाइटेड किंगडम, उनके पास एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकें। रादर उनके पास सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स है और डिसीजंस है दैट टेकन कलेक्टिवली आर रिफर टू एज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है या फिर एक सेट है डॉक्यूमेंट्स का दैट सीक्स टू परफॉर्म द फंक्शन दैट वी मेंशन्ड अबव। बट बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन है जो एग्जिस्ट करते हैं पेपर पे ही, दे आर मेयर वर्ड्स एग्जिस्टिंग ऑन अ पार्चमेंट। क्रूशल जो क्वेश्चन है वो ये है कि कितना इफ़ेक्टिव एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और इसको इफ़ेक्टिव कौन बनाता है, कौन इंश्योर करता है कि इसका रियल इम्पैक्ट है लोगों की ज़िंदगी पे। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को इफ़ेक्टिव बनाना है तो वो बहुत सारे फैक्टर्स पे देखिए डिपेंड करता है। मोड क्या है प्रोमलगेशन का, ये रिफ़र करता है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू बीइंग, किसने क्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को और कितनी अथॉरिटी जो है उनके पास थी। बहुत सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देखें तो वो डिफंक्ट ही है, बिकॉज़ वो मिलिट्री के जो लीडर्स हैं या फिर उन लीडर्स ने क्राफ्ट किया है जो पॉपुलर नहीं थे एंड do not have the ability to carry the people with them. Most successful constitution है इंडिया का, साउथ अफ्रीका का और यूनाइटेड स्टेट्स का। ये वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो पॉपुलर नेशनल मूवमेंट के बाद क्या हुए थे, क्राफ्ट हुए थे। ऑल्दो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्राफ्ट किया था बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949। तो यहाँ पे एक लॉन्ग हिस्ट्री है नेशनलिस्ट मूवमेंट की दैट हैड अ रिमार्केबल एबिलिटी टू टेक अलोंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी टुगेदर। कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ करता है इनॉर्मस लेजिटिमेसी फैक्ट से जो ड्रॉन हुआ था बाय पीपल जो एंजॉय करते हैं कुछ पब्लिक क्रेडिबिलिटी, जिनमें कैपेसिटी थी नेगोशिएट करने की और वो कमांड करते हैं रेस्पेक्ट किसका, वाइड क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी का, और ये लोगों को कन्विंस भी कर सकते थे दैट की कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो एक इंस्ट्रूमेंट था फॉर द एग्रैंडिसमेंट ऑफ देयर पर्सनल पावर।
फाइनल डॉक्यूमेंट ने रिफ्लेक्ट किया था ब्रॉड नेशनल कंसेंसस एट द टाइम। कुछ कंट्रीज हैव सब्जेक्टेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन टू अ फुल फ्लेज्ड रेफरेंडम, जहाँ पे जितने भी लोग हैं वो वोट करते हैं डिज़ायरेबिलिटी पे कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इस तरह के जो रेफरेंडम है उस पे सब्जेक्टेड नहीं था, बट नेवरदिलेस यहाँ पे इनॉर्मस पब्लिक अथॉरिटी भी थी, बिकॉज इट हैड द कंसेंसस एंड बैकिंग ऑफ लीडर, वो जो खुद पॉपुलर थे। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ वाज नॉट सब्जेक्टेड टू रेफरेंडम, लोगों ने इसको अडॉप्ट किया इट एज देयर ओन बाय अबाइडिंग बाय इट्स प्रोविजंस। देयरफॉर अथॉरिटी जो है लोगों की जो इनेक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, उन्होंने हेल्प किया डिटरमिन करने में इट्स के प्रोस्पेक्ट किसके लिए, सक्सेस के लिए। अब यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, उसको देख लेते हैं। डिबेट ओवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन नेपाल। कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेकिंग है वो इतनी इजी और स्मूथ नहीं रही है। नेपाल एग्जाम्पल है कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का 1948 से ही। नेपाल के 5 कॉन्स्टिट्यूशन थे 1948 में, 1951 में, 1959, 62 और 1990 में। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन थे ये सब नेपाल के जो किंग हैं उन्होंने दिए थे। 1990 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एक मल्टी पार्टी कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया। दो किंग कंटिन्यू टू होल्ड फाइनल पावर्स इन मैनी रेस्पेक्ट, बहुत सालों तक नेपाल ने मिलिटेंट पॉलिटिकल एजिटेशंस को फेस किया सरकार को रिस्ट्रक्चर करने के लिए। मेन इशू जो था वो था रोल किसका, मोनार्की का कॉन्स्टिट्यूशन में नेपाल की। कुछ जो ग्रुप्स है नेपाल में वो इंस्टीट्यूशन ऑफ मोनार्की को क्या करना चाहते थे, एबॉलिश करना चाहते थे और एक रिपब्लिकन फॉर्म जो है सरकार की उसको एस्टेब्लिश करना चाहते थे। लेकिन दूसरे लोग बिलीव करते थे कि इट मे बी यूजुअल टू शिफ्ट टू लिमिटेड मोनार्की विद अ रिड्यूस्ड रोल फॉर किंग। किंग हिमसेल्फ वॉज नॉट रेडी टू गिव अप हिज पावर, ही टुक ओवर ऑल पावर्स इन अक्टूबर 2002। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने डिमांड किया कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी जो है नेपाल की, माओइस्ट, ये फॉरफ्रंट में थी, स्ट्रगल में थी फॉर द पॉपुलरली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फाइनली प्रेशर हुआ लोगों का, एजिटेशंस हुआ लोगों में, तो किंग को इंस्टॉल करना पड़ा एक गवर्नमेंट एक्सेप्टेबल टू द एजिटेटिंग पार्टीज। ये जो गवर्नमेंट है इसने किंग को ऑलमोस्ट स्ट्रिप कर दिया फॉर ऑलमोस्ट ऑल द पावर। 2008 में नेपाल जो है वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना मोनार्की को एबॉलिश करके। फाइनली नेपाल ने नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है 2015 में अडॉप्ट कर लिया। ओके, सब्सटेंटिव प्रोविजन किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के। ये हॉलमार्क है एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हर किसी को एक सोसाइटी में कुछ रीज़न देता है टू गो अलोंग विद इट्स प्रोविजन। एक अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है परमानेंट मेजॉरिटी को टू ऑप्रेस माइनॉरिटी। फॉर इंस्टांस नो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ इट, सॉरी। अगर फॉर इंस्टांस अगर यहाँ पे परमानेंट अलाउ कर दिया गया मेजॉरिटी को कि आप माइनॉरिटी को ऑप्रेस करो, ठीक है, तो सोसाइटी वुड गिव माइनॉरिटीज नो रीजन टू अलोंग विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वो क्यों जाए, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो सिस्टमैटिकली प्रिविलेज करता है कुछ मेंबर्स को एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, या फिर सिस्टमैटिकली एंट्रेंच करता है पावर किसके, छोटे जो ग्रुप हैं उनकी। वुड सीज टू कमांड एलिजियंस, या फिर कोई एक ग्रुप है जो फील करता है कि उनकी आइडेंटिटी जो है वो बीइंग स्टिफल्ड, उनके पास कोई रीज़न नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जाने का। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन खुद से परफेक्ट जस्टिस अचीव नहीं करता है, लेकिन इसको लोगों को कन्विंस करना है कि ये प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क ताकि आप बेसिक जस्टिस को परस्यू कर सको। आपको ये थॉट एक्सपेरिमेंट करना है।
अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, क्या कंटेंट होगा कुछ बेसिक रूल्स का सोसाइटी में, सच दैट कि हर जो है उसको जाना है, रीज़न टू गो अलोंग विद देम. The more constitution preserves the freedom and equality of all its members, the more likely it is to be succeed. Does the Indian constitution broadly speaking हर किसी को एक रीज़न देता है इसकी आउटलाइन के साथ जाने का? After studying this book, one should be able to answer this question in the affirmative. Balanced institutional design. Constitution often subverted है, नॉट बाय द पीपल बट बाय स्मॉल ग्रुप्स, जो विश करते हैं एनहेंस करना अपनी खुद की पावर. वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेगमेंट्स पावर इन सोसाइटी इंटेलिजेंटली, ताकि कोई भी सिंगल ग्रुप सबवर्ट ना कर सके कॉन्स्टिट्यूशन को. एक तरह का जो इस तरह का इंटेलिजेंट डिज़ाइनिंग है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो ये है कि इंश्योर करना कि कोई भी सिंगल इंस्टीट्यूशन मोनोपोली ना ले पावर की. तो ये कैसे करते हैं हम, जब हम पावर का फ्रेगमेंटेशन करते हैं अलोंग अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंट्स करता है पावर को अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, लाइक लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, और इवन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज़ जैसे कि इलेक्शन कमीशन. ये इंश्योर करता है कि इवन अगर इंस्टीट्यूशन वांट्स टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अदर्स कैन चेक इट्स ट्रांसग्रेशंस. एक इंटेलिजेंट सिस्टम जो है चेक्स और बैलेंस का, उसने फैसिलिटेट किया है सक्सेस किसका, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का. दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है इंटेलिजेंट इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन का, वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्राइक करना है बैलेंस किसके, सर्टेन वैल्यूज़ के बीच में, नॉर्म्स के बीच में, प्रोसीजर्स के बीच में एज अथॉरिटेटिव, एंड एट द सेम टाइम अलाउ करना है इनफ फ्लेक्सिबिलिटी किसके, इसके ऑपरेशंस में, ताकि हम चेंजिंग नीड्स को अडेप्ट कर सके और सर्कमस्टेंसेस को. अगर कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा रिजिड होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा अंडर द वेट ऑफ चेंज. एक कॉन्स्टिट्यूशन दैट ऑन द अदर हैंड की बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को सिक्योरिटी नहीं देगा, प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं देगा, आइडेंटिटी नहीं देगा लोगों को. सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक करता है राइट बैलेंस बिटवीन प्रिजर्विंग कोर वैल्यूज एंड अडेप्टिंग देम टू न्यू सर्कमस्टांसेस. आप नोटिस करोगे विजडम किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर का. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको हम लिविंग डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये एक बैलेंस को क्या करता है, स्ट्राइक करता है बिटवीन द पॉसिबिलिटी टू चेंज द प्रोविजंस एंड द लिमिट्स ऑन सच चेंजेस. कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर कर दिया है कि ये सर्वाइव करेगा एक डॉक्यूमेंट की तरह, और ये लोगों से रेस्पेक्ट भी लेगा. ये जो अरेंजमेंट है वो इंश्योर करता है कि कोई भी सेक्शन या ग्रुप खुद से कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट नहीं कर सकता. देयरफॉर इन डिटर्मिनिंग वेदर अ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अथॉरिटी, यू कैन आस्क योरसेल्फ 3 क्वेश्चन. क्या वो लोग जिन्होंने इनेक्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को क्रेडिबल थे? ये जो क्वेश्चन है वो आंसर्ड होगा रिमेनिंग पार्ट में इस चैप्टर के. सेकेंडली, क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करेगा कि पावर जो है वो इंटेलिजेंटली ऑर्गेनाइज थी, सो दैट ये इजी नहीं था किसी भी ग्रुप के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ सबवर्ट करना. या मोस्ट इम्पोर्टेंटली, कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी को कुछ रीज़न देगा इसके अलोंग जाने का. मोस्ट ऑफ दिस बुक इज़ अबाउट दिस क्वेश्चन ऑल्सो. क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोकस है लोगों की होप का, एस्पिरेशन का, या फिर जो एबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की कमांड करने के लिए, वॉलंटरी एलिजियंस किसका, लोगों का. वो डिपेंड करता है टू सर्टेन एक्सटेंट अपॉन वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ जस्ट. क्या प्रिंसिपल है जस्टिस के जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरलाइन करते हैं. लास्ट चैप्टर जो है इस बुक का वो ये सब क्वेश्चन जो है उसको आंसर करेगा. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था? देखिए, फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था जो अनडिवाइडेड इंडिया में इलेक्ट की गई थी. पहली जो सिटिंग थी इसकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और फिर बाद में ये रीअसेंबल हुई थी फॉर डिवाइडेड इंडिया ऑन 14 अगस्त 1947.
इसके जो मेंबर हैं दे वर चूजन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। कौन? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर ने इनको चूज किया था। ओके, सो दैट हैड बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो was composed roughly along the lines suggested by the plan proposed by the committee of the British cabinet known as the cabinet mission। इस प्लान के हिसाब से क्या था, हर एक जो प्रोविंस थी और जो प्रिंसली स्टेट थे या फिर ग्रुप थे स्टेट्स के, उनको सीट्स दे दी गई थी प्रोपोर्शनल टू देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन, उनके पॉपुलेशन के हिसाब से, रफली इन द रेशियो ऑफ 1/100,000, 1 लाख। एज ए रिजल्ट जो प्रोविंसेस हैं जो डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंदर थी, उनको 292 मेंबर्स को इलेक्ट करना था, जबकि जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको मिनिमम 93 सीट्स दे दी गई थी। सीट जो थी हर एक प्रोविंस में वो डिस्ट्रीब्यूट हुई थी अमंग द 3 मेन कम्युनिटीज, मुस्लिम, सिख, जनरल, इन प्रोपोर्शन टू देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशंस। मेंबर्स जो हैं हर एक कम्युनिटी के प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली ने उन्होंने अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ किया बाय मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये जो मेथड है सिलेक्शन का, इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट वाज टू बी डिटर्मिन्ड बाय कंसल्टेशन। ओके, so we must make our political democracy a social democracy as well। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो लास्ट नहीं कर सकती जब तक सोशल डेमोक्रेसी ना हो। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक वे ऑफ लाइफ जो रिकग्नाइज करता है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एज द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। ये जो प्रिंसिपल है लिबर्टी के, इक्वालिटी के, फ्रेटर्निटी के, आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट आइटम्स इन ट्रिनिटी। ये फॉर्म करता है यूनियन किसका? ट्रिनिटी का, इन द सेंस दैट कि अगर हम एक को दूसरे से डिवोर्स करें तो जो डेमोक्रेसी का पर्पस है वो नहीं रहेगा। लिबर्टी को हम इक्वालिटी से डिवोर्स नहीं करा सकते, इक्वालिटी को हम इससे नहीं हटा सकते लिबर्टी से, ना हम लिबर्टी को इक्वालिटी से हटा सकते, ना फ्रैटर्निटी से। तो इक्वालिटी के बिना लिबर्टी जो है वो प्रोड्यूस करेगी सुप्रीमेसी, इक्वालिटी लिबर्टी के बिना वो इंडिविजुअल इनिशिएटिव को किल कर देगी, फ्रैटर्निटी के बिना, लिबर्टी के बिना, इक्वालिटी के बिना यहाँ पे एक नेचुरल कोर्स नहीं हो सकता चीज़ों का। क्या ये जो प्रिंसिपल है लिबर्टी के, इक्वालिटी के, फ्रैटर्निटी के, वो प्रैक्टिस किए जा रहे हैं आपके क्लासरूम में? ये कैसे कोएग्जिस्ट करते हैं, आपको ये अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना है। कंपोजिशन क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? जैसे कंसीक्वेंस ऑफ द पार्टीशन अंडर द प्लान ऑफ 3 जून 1947, वो मेंबर जो इलेक्ट हुए थे उन टेरिटरीज से जो पाकिस्तान के अंडर फॉल करती है, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं हुए। नंबर जो है मेंबर्स का असेंबली में अब वो 299 ही हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया। 284 मेंबर्स जो हैं वो एक्चुअली प्रेजेंट थे 24 जनवरी 1950 को, और उन्होंने सिग्नेचर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को एज फाइनली पास्ड। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज thus framed against the backdrop of the horrendous violence that the partition unleashed on the subcontinent। But ये एक ट्रिब्यूट है किसके लिए? हमारे जो फ्रेमर्स हैं उनके लिए, that they were not only able to draft a constitution under immense pressure but also learned the right lessons from the unimaginable violence that accompanied the partition. Constitution was now committed to a new
कॉन्सेप्शन ऑफ सिटीजनशिप, जहाँ पे वन वुड माइनॉरिटाइज टू बी सिक्योर, बट रिलीजियस आइडेंटिटी जो है वुड हैव नो बेरिंग ऑन सिटीजनशिप राइट्स। लेकिन ये जो अकाउंट है कॉम्पोजिशन का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जिसने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन, टचेज अपॉन ओनली द सरफेस ऑफ हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। ऑल्दो जो मेंबर्स है असेंबली के वो इलेक्टेड नहीं थे, यूनिवर्सल सफरेज से, वहाँ पे एक सीरियस अटेम्प्ट था कि हमको इसको एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ही बनाना है। मेंबर्स जो हैं सारे रिलीजन्स के, उनको रिप्रेजेंटेशन मिला था अंडर द स्कीम डिस्क्राइब्ड अबव। इन एडिशन असेंबली में 28 मेंबर्स थे शेड्यूल कास्ट से। पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो वहाँ पे कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी असेंबली को। 82% जो सीट्स थी असेंबली में आफ्टर द पार्टीशन। कांग्रेस itself was such a diverse party that it managed to accommodate almost all shades of opinion within it. Principle of deliberation, authority जो है constituent assembly की does not come only from the fact that it was broadly though not perfectly representative, ये आती है उस procedures से it adopted to frame the constitution and the values its member brought to their deliberations। जबकि किसी भी असेंबली में जो क्लेम होना चाहती है टू बी रिप्रेजेंटेटिव, तो ये डिज़ायरेबल है कि डाइवर्स सेक्शन जो है सोसाइटी के वो पार्टिसिपेट करें। ये इक्वली इम्पोर्टेंट होता है कि वो पार्टिसिपेट ही ना करे बल्कि रिप्रेजेंटेटिव भी हों अपनी खुद की आइडेंटिटी के या अपनी कम्युनिटी के। हर एक जो मेंबर है deliberated upon the constitution with the interest of the whole nation in mind। वहाँ पे often disagreements भी थे members के बीच में, but इनमें से कुछ जो disagreements थे could be traced to members protecting their own interest। legitimate differences थे principle के, और जो differences थे वो बहुत सारे थे। क्या इंडिया को एक सेंट्रलाइज्ड या फिर डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम अडॉप्ट करना है? क्या रिलेशंस होने चाहिए स्टेट्स और सेंटर के बीच में? जुडिशरी की क्या पावर होनी चाहिए? क्या कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए? ऑलमोस्ट हर एक इशू है जो लाई करता है फाउंडेशन किसकी, मॉडर्न स्टेट की, वो ग्रेट सोफिस्टिकेशन के साथ डिस्कस हुआ था। एक प्रोविज़न जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो पास था विदाउट वर्चुअली एनी डिबेट, वो था इंट्रोडक्शन किसका, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का। इसका मतलब है कि सारे जो सिटीजन्स हैं जब वो एक सर्टेन एज को रीच करें तो वो अपने रिलीजन के इर्रेस्पेक्टिव, कास्ट के इर्रेस्पेक्टिव, एजुकेशन के, जेंडर के, इनकम के वो वोट दे सके। तो मेंबर्स जो है उनको ये लगा कि इस इशू को डिस्कस करने की कोई नीड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी लेता है इस फैक्ट से कि जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो इंगेज थे, जिसको बोलते हैं हम पब्लिक रीज़न के लिए। ये जो मेंबर्स थे असेंबली के उन्होंने ग्रेट एम्फेसिस दी डिस्कशन पे और रीजनड आर्ग्यूमेंट्स पे। उन्होंने अपने जो इंटरेस्ट थे उनको ही नहीं सिर्फ देखा बल्कि उन्होंने प्रिंसिपल्ड रीज़न दिए दूसरे जो मेंबर्स हैं अपनी पोजीशंस के लिए। वेरी एक्ट जो है गिविंग रीजंस टू अदर्स मेक्स यू मूव अवे फ्रॉम सिंपली अ नैरो कंसिडरेशन ऑफ योर ओन इंटरेस्ट, बिकॉज यू हैव टू गिव रीजंस टू अदर्स टू मेक देम गो अलोंग विद योर व्यू पॉइंट। तो ये जो लंबी डिबेट्स थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जहाँ पे हर एक जो क्लॉज था कॉन्स्टिट्यूशन का ये सब्जेक्टेड था स्क्रूटिनिटी को और डिबेट को। वो एक ट्रिब्यूट है टू पब्लिक रीजन एट इट्स बेस्ट। ये जो डिबेट्स है वो डिज़र्व करती है टू बी मेमोरियलाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, equal in importance to French and American Revolution procedures।
इम्पोर्टेंस जो है पब्लिक रीजन का वो एम्फेसाइज था इन द मुंडेन प्रोसीजर्स ऑफ द असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 8 मेजर कमिटीज़ थी डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, यूजुअली जैसे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, BR अम्बेडकर ने इनको कमेटी को चेयर किया था। ये वो आदमी नहीं थे जिन्होंने एग्री किया एक दूसरे के साथ बहुत सारी चीज़ पे। अम्बेडकर एक बिटर क्रिटिक रही हैं कांग्रेस के और गांधी के। उनको उन्होंने एक्यूज़ भी किया है ऑफ नॉट डूइंग इनफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स। पटेल हैं, नेहरू हैं, वो बहुत सारे इश्यूज़ पे डिसएग्री करते थे। नेवरदीलेस उन्होंने सबने साथ काम किया है। हर एक कमेटी जो है उसने ड्राफ्ट किया है पर्टिकुलर प्रोविजंस किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर उस पर डिबेट होती थी, पूरी असेंबली बैठकर उस पर डिबेट करती थी। यूजुअली एक अटेम्प्ट जो है वो बनाया गया कंसेंसस को रीच करने के लिए, इस बिलीव से दैट ये जो प्रोविजंस है इसको सब लोग एग्री करें और ये डेट्रीमेंटल ना हो किसी एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के साथ। कुछ प्रोविजंस जो हैं उन पे वोट ली गई, बट हर एक इंस्टांस में हर एक जो सिंगल आर्ग्यूमेंट है, क्वेरी है या कंसर्न है, वॉज रिस्पॉन्डेड टू विद ग्रेट केयर इन राइटिंग। असेंबली 160 डेज के लिए मिली, स्प्रेड ओवर 2 years and 11 months। इसके जो सेशन थे वो ओपन थे टू प्रेस एंड द पब्लिक अलाइक। अब ये एक पिक्चर है, यहाँ पे प्रेसिडेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चेयरमैन है ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर BR अम्बेडकर, एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं। इनहेरिटेंस किसका, नेशनलिस्ट मूवमेंट का। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंपली अ प्रोडक्ट ऑफ द असेंबली दैट प्रोड्यूसेस इट। एक असेंबली डाइवर्स भी हो सकती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जैसे इंडिया की, बट कुड नॉट हैव फंक्शन इफ देयर वाज नो बैकग्राउंड कंसेंसस ऑन द मेन प्रिंसिपल्स द कॉन्स्टिट्यूशन शुड एनश्राइन। ये जो प्रिंसिपल थे वर फोर्स्ड ड्यूरिंग द लॉन्ग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इन अ वे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो एक कंक्रीट शेप दे रही थी और फॉर्म कर रही थी टू प्रिंसिपल्स को जो इसने इनहेरिट किए थे अपने नेशनलिस्ट मूवमेंट से। फॉर डिकेड्स प्रोसीडिंग जो है और जो प्रोमलगेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, नेशनलिस्ट मूवमेंट का, उसने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिबेट किया है जो रेलिवेंट थे टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शेप और फॉर्म कैसी होनी चाहिए इंडिया गवर्नमेंट की, वैल्यूज़ कैसी होनी चाहिए और इनइक्वालिटीज़ जो है इट शुड ओवरकम। आंसर फोर्स्ड in those debates were given their final form in the constitution। Perhaps the best summary जो है principles की जो nationalist movement लाए थे constituent assembly में, वो क्या है, objective resolution। एक resolution जो define करता है aim किसका, assembly का। ये नेहरू लेके आए थे 1946 में। resolution encapsulate करता है aspirations और values constitution के behind। क्या प्रीवियस सेक्शन जो है, व्हाट द प्रीवियस सेक्शन टर्म्स एज सब्सटेंटिव प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय एंड समड अप बाय द वैल्यूज इनकॉर्पोरेटेड इन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। इस रिजोल्यूशन के बेस पे ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन दिए इन फंडामेंटल कमिटमेंट्स को, जैसे इक्वालिटी है, लिबर्टी है, डेमोक्रेसी है, सॉवरेनिटी है एंड अ कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी है। दस हम कह सकते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेयरली एक मेज़ नहीं है रूल्स का और प्रोसीजर्स का, बट एक मॉरल कमिटमेंट है सरकार को एस्टेब्लिश करने के लिए, जो फुलफिल करेगा बहुत सारे प्रोमिसेस जो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है, नेशनलिस्ट मूवमेंट के थे लोगों के सामने। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के कुछ मेन पॉइंट्स। इंडिया एक इंडिपेंडेंट, सॉवरन और रिपब्लिक है। इंडिया एक यूनियन होना चाहिए अर्स्टवाइल ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज़ का, इंडियन स्टेट्स और दूसरे जो पार्ट्स हैं जो ब्रिटिश इंडिया के बाहर है।
उन इंडिया के स्टेट्स जो विलिंग है टू बी पार्ट ऑफ द यूनियन। टेरिटरीज जो फॉर्म करती हैं यूनियन को वो ऑटोनोमस होना चाहिए एंड सारी पावर वो एक्सरसाइज करनी चाहिए, फंक्शन किसका, गवर्नमेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन का, एक्सेप्ट दोज असाइंड टू और वेस्टेड इन द यूनियन। जितनी भी पावर है, अथॉरिटी है सॉवरेन की, इंडिपेंडेंट इंडिया की और इसके कॉन्स्टिट्यूशन की, वो पावर लोगों से ही आनी चाहिए। जितने भी लोग हैं इंडिया के उनको हमें गारंटी देना चाहिए, सिक्योर करना चाहिए सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वालिटी स्टेटस की, अपॉर्चुनिटीज़ की, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स, स्पीच का, एक्सप्रेशन का, बिलीफ का, फेथ का, वर्शिप का, वोकेशन का, एसोसिएशन का और एक्शन का, सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। माइनॉरिटीज़ बैकवर्ड हो, ट्राइबल एरियाज़ की हो, डिप्रेस्ड हो, दूसरे बैकवर्ड क्लासेस की हो, उनको भी हमें एक एडिक्वेट सेफगार्ड देने की ज़रूरत है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी किसका, रिपब्लिक का और इसके सॉवरेन राइट्स का, लैंड पे, सी पे, एयर पे, वो भी मेंटेन्ड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड लॉ और सिविलाइज्ड नेशंस। लैंड वुड मेक फुल एंड विलिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, थर्ड फैक्टर इंश्योरिंग करता है इफेक्टिवनेस कॉन्स्टिट्यूशन की, वो ये है कि बैलेंस ऑफ अरेंजमेंट जो है इंस्टीट्यूशंस का वो कैसा होना चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल जो है कि सरकार को डेमोक्रेटिक होना चाहिए और लोगों के वेलफेयर के लिए कमिटेड होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत सारा टाइम अपना स्पेंड किया इवॉल्व करने में राइट बैलेंस किसका, अमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशन लाइक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। इससे क्या हुआ, एडॉप्शन हुआ पार्लियामेंट्री फॉर्म का और फेडरल अरेंजमेंट का, जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा सरकार की पावर किसके बीच में, लेजिस्लेचर्स और एग्जीक्यूटिव के बीच में ऑन द वन हैंड और स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में ऑन द अदर हैंड। जब इवॉल्व कर रहे हैं मोस्ट बैलेंस्ड गवर्नमेंटल अरेंजमेंट्स को, तो जो मेकर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डिड नॉट हेजिटेट टू लर्न फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर कंट्रीज। तो जो फ्रेमर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वर नॉट एवर्स टू बोरोइंग फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस। इंडीड ये एक टेस्टामेंट है उनकी वाइड लर्निंग का, दैट दे कुड ले देयर हैंड्स अपॉन एनी इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स या फिर हिस्टोरिकल एग्जाम्पल दैट वॉज नेसेसरी फॉर fulfilling the task at hand, so they borrowed a number of provisions from different countries। जब उन्होंने इन प्रोविजंस को लिया, ये स्लैविश इमिटेशन नहीं था, हर एक जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको डिफेंड किया गया इस ग्राउंड पे कि ये सूटेड था इंडिया की प्रॉब्लम्स को और एस्पिरेशंस के लिए। इंडिया एक्सट्रीमली लकी था कि हमारे पास एक ऐसी असेंबली थी जो पेरोकियल ना होने नहीं थी, बल्कि उसने वो बेस्ट देने की कोशिश की जो वर्ल्ड में था। प्रोविज़न जो अडेप्टेड है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंट कंट्रीज़ की। ब्रिटिश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है गवर्नमेंट की, आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हिज हर रोल, लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स। आयरिश से हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल मिला है। फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से हमें लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी ली है। कनाडा के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमें क्वासी फेडरल फॉर्म मिला है गवर्नमेंट का। एक सिस्टम है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो, आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर। यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से हमें चार्टर लिया है फंडामेंटल राइट्स का। पावर देखी है जुडिशियल रिव्यू की और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सो ये ट्रिब्यूट है विजडम को और फोरसाइट को जो हमारे मेकर जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उनके पास था कि उन्होंने इस तरह का डॉक्यूमेंट अपने नेशन को दिया है जो फंडामेंटल वैल्यूज़ को एंश्राइन करता है और जिसके पास हाईएस्ट एस्पिरेशन हो। सो ये रीज़न है कि ज़्यादा
जो क्राफ्टेड जो डॉक्यूमेंट है वो इतना लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं किया, बल्कि एक लिविंग रियलिटी है। जब ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूशन है वो पेरिश हो चुके हैं, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिक डॉक्यूमेंट है। ये एक एग्जाम्पलर बना है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, मोस्ट नोटेबली साउथ अफ्रीका के लिए। मेन पर्पस जो है बिहाइंड दिस लॉन्ग सर्च दैट वेंट ऑन फॉर ऑलमोस्ट 3 years, ये था कि हम एक राइट बैलेंस लेके आ सके, ताकि जो इंस्टीट्यूशन क्राफ्ट हो रहा है वो सारे लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सके, राइट। सो you will know more about these arrangements through the study of the remaining chapters in